और इस विकास के दीप को प्रज्वलित कर बदलते संवरते निखरता मध्य प्रदेश जिसकी कमान संभाले हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। संगीत, कला, संस्कृति की धरोहर, तप और त्याग, समर्पण की ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर में आज माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारी सौगातें ग्वालियर संभाग के लिए लेकर आए हैं। साथ ही साथ वृहद युवा संवाद को संबोधित करने के लिए भी हमारे बीच पधारे हैं। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारे भारत की एक और अनूठी परंपरा है अतिथियों का स्वागत करना, आदर करना। और इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगी अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आपकी तालियां जोरदार बजना चाहिए। आज युवाओं के हौसलों को और पंख देने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हुआ है और तुलसी का पौधा जो कि प्रकृति का प्रतीक है उसको भेंट करके आदरणीय अनुपम राजन जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। पुनः आग्रह है आदरणीय श्री अनुपम राजन जी से कि वे माननीय केंद्रीय मंत्री जी, केंद्रीय संचार मंत्री भारत सरकार माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को पुष्पगुच्छ, तुलसी का पौधा और शॉल श्रीफल भेंट कर उनका स्वागत करिए। आप तालियां जोरदार बजना चाहिए। आज युवाओं का संवाद है और जब युवा जिस सभा में उपस्थित होते तो ऊर्जा भरपूर होती है। पुनः आग्रह है आदरणीय अनुपम राजन जी से कि वे विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को पुष्पगुच्छ, शॉल श्रीफल और पौधा भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ माननीय विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आग्रह करती हूँ आयुक्त उच्च शिक्षा श्री निशांत बरबड़े जी से कि वे हमारे मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी को पुष्पगुच्छ, पौधा, शॉल श्रीफल भेंट कर उनका स्वागत करें। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। सम्मानीय अतिथिगण मंच पर विराजमान हैं। आग्रह करेंगे निशांत बरबड़े जी से कि वे हमारे बीच पधारे हुए माननीय सांसद श्री भरत सिंह कुशवाहा जी को शॉल श्रीफल, तुलसी का पौधा और पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे। आग्रह करेंगे धीरेन्द्र शुक्ला जी से कि वे माननीय विधायक मोहन सिंह राठौर जी का भी स्वागत करें। और स्वागत के क्रम को यहीं समाप्त करते हुए मैं आग्रह करती हूं अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग श्री अनुपम राजन जी से कि वे कार्यक्रम की रूपरेखा और स्वागत उद्बोधन देने की। और हमारे बीच माननीय राकेश शुक्ला जी पधार चुके हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। माननीय आयुक्त, आदरणीय आयुक्त निशांत बरबड़े जी, एक बार पुनः जोरदार तालियां। जन कल्याण का पर्व हम मना रहे हैं, पूरा मध्य प्रदेश मना रहा है और इसी के अंतर्गत आज ग्वालियर संभाग को अनुपम सौगातें भेंट स्वरूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन सम्मानीय मंच का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आग्रह करेंगे अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग श्री अनुपम राजन जी से कि वे कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराने की कृपा करें। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, आदरणीय माननीय मंत्री जी शुक्ला जी, हमारे सभी साथी जो मंचासीन हैं और इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी
युवा साथी जो आज बृहद युवा संवाद के लिए आए हैं। बृहद युवा संवाद के लिए सर आज लगभग 2500 से ज़्यादा बच्चे सर इस सभा कक्ष में हैं और लगभग इतने ही बच्चे सर, बच्चों की संख्या ज़्यादा है, वो दूसरे हॉल में बैठे हैं और वो इसका एक तरह से लाइव प्रसारण देख रहे हैं सर। काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे आए हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस तरह से है सर कि आने के पहले, इस कार्यक्रम के पहले बच्चों ने डिफरेंट स्टॉल्स का अवलोकन किया, जिसे सर आपने भी देखा है। इसके बाद विभिन्न विभागों के द्वारा कुछ प्रस्तुतिकरण किया गया सर, जिसमें SLBC के माध्यम से किस प्रकार से बच्चे रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं उसकी बात हुई। श्रम विभाग का प्रस्तुतिकरण हुआ, विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के बारे में बात की गई और इसके बाद इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने भी प्लान किया है कि आप बच्चों से सीधा संवाद करेंगे, बच्चे अपनी बात आप तक रखेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, फिर हम और आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। इस पूरे इलाके में शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए पूरे प्रदेश में जो प्रयास चल रहे हैं सर, वो आपके मार्गदर्शन में आरंभ हुआ था और वो नए आयाम प्राप्त कर रहा है। वोकेशनल एजुकेशन के क्षेत्र में भी काफ़ी काम हो रहा है और हम लोगों का प्रयास है कि शिक्षा को, जो हमारा करिकुलम है सर, वो इंडस्ट्री फ्रेंडली बने। उसको जितना हम इंडस्ट्री और एकेडमिया का लिंकेज एस्टैब्लिश कर सकते हैं उस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, फिनटेक विथ AI हो सर, जो IIT दिल्ली के सौजन्य से कुछ कॉलेजेस में हो रहा है। इसके अतिरिक्त भी सर सेक्टर स्किल काउंसिल की मदद से काफ़ी इस तरह के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिससे बच्चे जब अध्यापन कर अपने अध्ययन के बाद बाहर निकलते हैं तो इंडस्ट्री के लिए तैयार होते हैं। तो लगातार मध्य प्रदेश में ये प्रयास चल रहा है सर, आपके निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन के तहत आप सबको पता है कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी तो मध्य प्रदेश अपना राज्य उसको लागू करने वाला अग्रणी राज्य था। मैं कहूँ पहला राज्य था। कर्नाटक और MP 2 राज्य थे जिन्होंने साथ साथ इसको लागू किया था और पूरे उसके जो सारे प्रावधान थे उसको बिल्कुल ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में हम लोगों ने लागू किया और लगातार उस पर काम चल रहा है। आने वाले दिनों में भी प्रयास यही है कि उच्च शिक्षा का जो एकेडमिक एक्सेलेंस है वो बरकरार रहे, उसमें हम लोग बेहतर से बेहतर काम करें। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी सम्माननीय अतिथियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम बहुत ही आदरपूर्ण निवेदन करने जा रहे हैं हमारे भारत के केंद्रीय संचार मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। आइए जोरदार ऊर्जावान तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। हमारे परम आदरणीय प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे मंत्रीगण, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, हमारे शुक्ल जी, राकेश शुक्ल जी, हमारे ग्वालियर के सांसद भारत सिंह जी, मंचासीन हमारे दोनों जिलाध्यक्ष अभय जी, हमारे कौशल शर्मा जी। जल योजना कुल राशि 458 करोड़ 48 लाख रुपए करोड़ की कार्यों का शुभारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तालियां बजती रहना चाहिए। अनूठी सौगातें ग्वालियर संभाग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्राप्त हुई है और अब वो स्वर्णिम पल है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, जो अपने वेदों के ज्ञान से, परंपराओं से इतनी ज्यादा घोषणाएं और इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री जी लाए हैं, लेकिन खास करके हम इन चीजों में इसे भूले ना कि सबसे बड़ी सौगात जो आज मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं कि 2050 तक ग्वालियर शहर के लिए पानी की किल्लत नहीं होगी। 450 करोड़ रुपए की चंबल नदी
से पानी लाने की योजना आपके आने वाली पीढ़ी तक भी पानी की कमी नहीं रही होगी। तालियों की गड़गड़ाहट से मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करें। और एक और अनूठी सौगात हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सेवा मित्र ऐप का शुभारंभ करने की कृपा करें। जोरदार तालियां ग्वालियर के लिए। एक और अनूठी सौगात सेवा मित्र ऐप ग्वालियर नगर निगम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एवं नागरिकों की सुविधा हेतु ग्वालियर सेवा मित्र ऐप का निर्माण किया गया। इस ऐप के माध्यम से नागरिक स्वच्छता से जुड़ी हुई शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं, साथ ही सभी नोडल एवं विभाग के अधिकारियों से सीधे संपर्क कर सकते हैं और नगर निगम की अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से नगर निगम स्वच्छता संबंधी शिकायतों का निराकरण हो सकता है और ये महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के सहयोग से स्विफ्ट नेक्स्ट टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित है। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। और अब वो स्वर्णिम पल जिसका हम सभी को इंतजार है, जो वेदों के ज्ञान से, परंपराओं से, संस्कृति को सहेजते हुए प्रदेश को उद्योगों के उजाले से उज्ज्वलित कर रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश विश्व स्तर की नए कीर्तिमान रच रहा है और युवाओं से संवाद करना जिनको सबसे ज्यादा प्रिय है। हमारे प्रदेश के ऐसे दूरदृष्टि नेता, ऐसे हमारे मुखिया, जोरदार तालियों के साथ भारत माता के जयकारों के साथ आग्रह करते हैं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विनम्र निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्बोधन के लिए। जन कल्याण पर्व और पर्व के अवसर पर हमारे प्रदेश का सबसे गौरवशाली नगर कोई है तो ग्वालियर है। गालब ऋषि की धरती पर मैं आपको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हर काल, हर युग, हर समय जिसकी अपनी एक अनूठी पहचान रही है और यहाँ के सलीके तो ऐसे हैं जिसके बारे में कुछ दुनिया में कोई जाने ना जाने। बड़ी अदब के साथ दोस्ती करो तो जीवन भर के लिए, और ठन गई तो भगवान भी नहीं बचा सकता है। ग्वालियर की अदा और ग्वालियर की गजक, और क्या कौन से लड्डू, अटल जी भी क्या जिसकी प्रशंसा करते थे, भागदरा के लड्डू। मैं तो ये समझ नहीं पाया, भागदरा गलत से हो गया होगा। ये भाग्यवान के लड्डू बोलना चाहिए, जिसके भाग्य में उसी को मिलेंगे। आज के इस अवसर पर हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी, हमारे सभापति श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, अध्यक्ष विधानसभा मध्य प्रदेश, मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, माननीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, माननीय अभय जी, मोहन सिंह जी राठौड़, मनोज तोमर जी, हमारे कौशल शर्मा जी, समस्त अतिथिगण और आप सब। लंबा हो जाएगा भाषण न देते हुए, मैं सीधे सीधे बात करना चाहूंगा। आज आपके इस ग्वालियर के अंदर एक ऐतिहासिक रूप से खास करके साइंस की दुनिया का एक अनूठा संग्रहालय का शुभारंभ हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी भूगर्भीय हलचल के साथ पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ बाकी घटनाओं में धीरे धीरे करके ये जो जनजीवन दिखा है, ये जनजीवन कैसा हुआ, इसका थोड़ा संवाद करेंगे। मेरे सामने सारे विद्यार्थी बैठे हैं। ओपन माइक कहीं है क्या, दे सकते किसी को? किसी के पास है कॉर्डलेस? अच्छा, ये बताओ कि चंद्रमा और पृथ्वी का दोनों का संबंध है, तो चंद्रमा की उत्पत्ति किस तरह से हुई, कोई बताएगा अपने में से? कोई हाथ खड़ा करेगा इधर से?
हाँ जरा बताइए, बेटी हाथ खड़ा कर रही, दो भैया उसको हाथ। सर नमस्ते। सर चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से मानी जाती है। जैसे ध्रुवीय बल के द्वारा मानी जाती है कि चंद्रमा जब ध्रुवों की ओर जाता है ना, तो पानी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का कुछ भाग टूटकर अलग हो गया है। इसीलिए चंद्रमा और पृथ्वी में समानता है, गुणों में भी और वहां पे जो भी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उसमें भी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आधा सत्य बेटा, आधा बाकी रह गया। सर मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे इतना ही। लेकिन जोरदार नाम बता दो, तुमने बहुत अच्छा उत्तर देने का प्रयास किया। सर मेरा नाम अंजलि रावत है, मैं साइंस कॉलेज की छात्रा हूँ, बीएससी 3rd ईयर। बहुत अच्छा, बहुत। अंजलि के लिए ताली बजाओ भाई। और कौन बताएगा चंद्रमा की उत्पत्ति? ज्यादा कठिन हो गया क्या? चलो मैं ही बता देता हूं। जब पृथ्वी हमारी अपनी आग के गोले से धीरे धीरे ठंडी हुई और ठंडी होने के बाद नीचे भूगर्भीय चट्टानें वगैरह बन गई और धूल वूल पर्याप्त जम गई, उसके बाद एक दिन उल्कापात होता, ऊपर से कोई दूसरे ग्रह का पिंड गिरता है और पिंड से जैसे ही पृथ्वी की टक्कर होती तो एक धूल का गुबार ऊपर उड़ता है और धूल का गुबार पहले तो लंबा रहता है 8-15 दिन, लेकिन फिर एक चुंबकीय जो गुरुत्वाकर्षण की अपनी कक्षा है पृथ्वी की, उस कक्षा के आधार पर वो अपनी पृथ्वी से दूर नहीं जा पाता है और आखिरकार 1 महीने में ही वो गोल आकार बन जाता है, वो अपनी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लग जाता है। इस प्रकार से चंद्रमा की हमारे अपने पृथ्वी से उत्पत्ति हुई है। बहन का बात का उत्तर सही है, मैंने पहले का जोड़ने का प्रयास किया। अरे बात समझ में आई तो कम से कम समर्थन तो कर दो। हमारे बीच में परमात्मा की दया से थोड़ा सा एक प्रश्न और पूछता हूं। कोई ने कहा कि मैं ग्रह नक्षत्र पे विश्वास नहीं करता, तो सरल उदाहरण से ग्रहों पे विश्वास, यहां जितने बैठे कोई ऐसा है कि जो ग्रह को नहीं मानता, तो वो कोई हाथ खड़ा करके बताए कि मैं ग्रहों का असर नहीं मानता हूं, ग्रहों की मेरे जीवन में कोई रोल नहीं है। थोड़ा सा कठिन है क्या? उल्टा बोल देता हूं, ग्रहों का अपने जीवन पे क्या असर आता है ये खगोलीय घटना से जोड़ के नहीं बता रहा हूं, सीधे सीधे हमारे बीच फिजिक्स से जोड़ रहा हूं। अच्छा ये बताओ, हमारी घड़ी काहे से चलती है? काहे से चलती है? कौन कौन कह रहा सेल से? हाथ खड़े करो। मैं कह रहा आप सब फेल। अरे घड़ी का सिद्धांत काहे से चलता है ये बता दो। चलो हैं? क्या हुआ? अरे सुई से कोई सुई से बताएगा, कोई सेल से बताएगा। पहले जब धूप घड़ी थी तब कैसे करते होंगे? छाया से भी चलता है ना। तो अब ये तो गलत हो गया, सुई भी फेल हो गई, सेल भी फेल हो गया, तो घड़ी काहे से चलती है महाराज? ये देखो, ये बात किनारे आई हमारे लिए। एक बात आप ध्यान देना, इस चराचर जगत में, ब्रह्मांड में कोई स्थिर नहीं है। साइंस के विद्यार्थी जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है जहां से चक्कर लगा रहे हैं, कोई अपनी जगह रुका हुआ नहीं है। ऐसे ही पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है। किसके लगा रही है? देखो आपको मालूम तो था, तो चक्कर लगाने का उसका समय नियत है ना, एक अपने आप में है ना। और पृथ्वी दो तरह से घूम रही है, एक तो ऐसे घूम रही है और एक अपने अक्ष पे लगातार घूम रही है, जो दिन और रात की स्थिति लाती है। तो सच्चे अर्थों में घड़ी का सिद्धांत हमारा ये 2 ग्रह की परिक्रमा है।
तो हमारे में से कोई भी अगर ये कहे कि मैं ग्रह को नहीं मानता तो घड़ी निकाल के फेंक दे भाई। घड़ी के बिना कोई कैसे कैलकुलेशन कर सकता है? तो मेरी बात समझ में आई है तो कुछ मेरे को लग जाएगा कि हाँ बात समझ में आई है। ये एक नहीं, ऐसी कई सारी बातें हमारे जानकारी में भी होना चाहिए। लेकिन आज जब ये हम अपनी रचना देख के आएंगे, क्या बोलते भूगर्भीय रचनाओं के लिए हमारा इतना सुंदर संग्रहालय बना हुआ है। ये हमारे बीच में साधु संतों को 108 और 1008 की डिग्री मिलती है। कोई बताएगा कि 108 की डिग्री क्यों मिलती है? साधु संत अपने नाम के आगे 108। हाथ खड़े करके बताओ, बैठे बैठे मत बताओ, पोल खुल जाएगी तुम्हारी। क्या हुआ? 1008 का अगर हम किधर है हाथ? बात तो बता सर। जैन सर 108 छोटे बाबा, 1008 बड़े बाबा, ये हमारे यहाँ भारत माता की जय। 108 छोटे बाबा, 1008 बड़े बाबा, हो गया कल्याण। इससे बढ़िया कोई जवाब नहीं भाई। अच्छा ये बताओ, अपने में से ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया मेरा, इसको समेटना पड़ेगा। हमारे ग्रह कितने हैं? 9। पहले डिसाइड कर लो कितने। कोई 8 बोल रहा है, कोई 9 बोल रहा है। लेकिन चलो, आप ग्रह तो मालूम है। और राशि कितनी है? 12। और नक्षत्र कितने हैं? सर 9। सर किधर 9 है? तुम तो सही बताओ, सर 9 ही है। कहाँ हो? सर इधर, सर फर्स्ट रो में। बताएं नक्षत्र कितने हैं? सर 27। बहुत अच्छा, ताली बजाओ जिसने 27 बोला उसके लिए। तो एक 28 भी होता है जिसे अभिजीत बोला जाता है, जो केवल एक वीडियो बना दे यार मेरी। ये गवर्नर स्टाइल बम्बार्डिंग हुई, किधर से हुई है? बहुत अच्छा। पंडित जी बताओ, क्या बता रहे थे? बताओ, एक बार रिपीट करो। जो कि 27 होते हैं, उसमें से एक 28वां भी होता है जिसे अभिजीत बोला जाता है, वो केवल 1 घंटे के लिए आता है। नहीं, लेकिन तो 27 तो पक्का है ना? हाँ 27 तो पक्का है, लेकिन तो वो भी आता है उसके साथ अच्छा, में। एक नक्षत्र साल में कितनी बार आता है? अब इतना नहीं पता। वो तो कोई बात नहीं, चलेगा। आपने आधा बुलाया, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए भी। आपने पंडित जी ने 27 तो किए, ये तो अच्छा हुआ। बाकी तो 27 भी नहीं बता रहे हैं। एक बार फिर जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। अच्छा, ये 27 के बारे में बता देता हूं। एक नक्षत्र साल में 4 बार आता है। तो साल में 4 बार आया तो 4 का गुणा अगर 27 में कर दो, कितना हो गया? 108। हमारी यूजी की पढ़ाई और पीजी की, यूजी पीजी करो, लेकिन स्नातक और स्नातकोत्तर ही बोला जाता है ना। ऐसे हमारे साधु संत भी साधना जब करते हैं तो साधना के दरमियान उनने 1 साल का तप किया, अर्थात 1 साल में 4 बार नक्षत्र आएंगे, सभी 27, तो 108। और 1 साल से ज्यादा जो तप किया वो 1008। जोरदार आप ताली बजाकर इनकी बात की पूर्ति कर देते हैं। अब हमारे समय की गणना के लिए दुनिया भर में हर जगह समय की गणना का मूल बिंदु क्या है? कैसे करते हैं?
ये मैंने इसलिए बात कही कि एक तो आपने भूगर्भीय बातों को समझने के लिए यहां इस संग्रहालय में जाओगे तो आपको सारी बात मालूम पड़ेगी। और ये मैं जो बात बता रहा हूं ये समय की गणना के लिए हमारे पास इसी राज्य की पुरानी राजधानी उज्जैन, काल की गणना की नगरी, महाकाल का मतलब काल का, और काल मतलब समय, और समय की गिनती करने का तरीका ये प्राचीन ज्ञान विज्ञान है। और प्राचीन ज्ञान विज्ञान से आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो 12 राशि है हमारी, अभी थोड़ा कठिन हो जाएगा, मैं ही बता देता हूं। 12 राशि का भी एक पथ है। कौन है ज्योतिष का विद्यार्थी अपने में से? कोई है क्या ज्योतिष विद्यार्थी यहां? पंडित जी हाथ नहीं खड़े कर रहे हो? तो ज्योतिष के विद्यार्थी थोड़ा सा उसके नजदीक पहुंचेंगे कि हमारे यहाँ अपने पृथ्वी ये 360 डिग्री पर पूरा अपना आकार मान लेती है। ऐसा ही है ना, 360 डिग्री। और प्रत्येक डिग्री, प्रत्येक राशि को 30-30 डिग्री पे रख दो तो कितना हो गया? भारतीय हो गया 360। तो ये आपने में से कोई भी प्रत्येक राशि में इसका हिसाब लगा सकता है कि कौन सी राशि कब कितनी डिग्री पे जाएगी। ये हमारे अपने प्राचीन विज्ञान के लिए। इसलिए दुनिया के अंदर समय गणना की अगर बात करोगे तो दुनिया में समय गणना या तो सूर्य से या चंद्र से जोड़ते हैं। ये एकमात्र भारत है जिसका प्राचीन विज्ञान अपने नक्षत्र की गणना के आधार पर सूक्ष्मतम गणना करता है। अपनी सनातन संस्कृति के लिए जोरदार ताली आनंद से लो कि हमारी गणना सबसे शुद्ध है। दोनों घटनाओं में फर्क पड़ सकता है, सूर्य और चंद्र में, लेकिन नक्षत्रों की गणना में कभी गलती नहीं हो सकती। इसलिए प्राचीन से प्राचीन जब भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण निकालना हो तो हमारे पंचांग से पंडित जी फटाक से निकाल देते हैं। आज के इस अवसर पर वैसे तो मैं बहुत सारी बातें कर सकता था, लेकिन आज अपने में लगा कि थोड़ा भारी हो रहा है। हमारे यहाँ इस ग्वालियर के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज ये मान के चलो इस साल की पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी सौगात क्या दी है, कोई बताएगा? मध्य प्रदेश के लिए सौगात मिली है, बताएं कौन बता रहे? कुछ बोल रहे क्या गुजर साहब? हाँ जरा जोर से बोलो, अच्छे बोलो, बोलना डर डर के मत बोलो। वो जोरदार ताली बजाने का केन बेतवा लिंक योजना के लिए मंजूरी दी है। जोरदार ताली बजाओ। नदी जोड़ो विश्व का पहला, ये वाकई अद्भुत योजना है। एक नदी से दूसरे नदी को जोड़ करके उस जल राशि का उपयोग अपने जीवन में भी किया जा सकता है। ये वाकई विश्व का नदी जोड़ों का कल्पना की थी स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। जोरदार अभिनंदन करो अपने अटल जी के लिए। और ग्वालियर वाले तो और जोर से बजाओ, हमको मालूम है। मेरे को क्या मालूम, आप कह रहे हो, यहाँ के वो तो बजा ही नहीं रहे ताली। तो हमारे बीच में से ग्वालियर से संबंध आता है इस बात का। लेकिन ये बात सही है कि नदी जोड़ो अभियान दुनिया के अंदर पहली बार आकार साकार मिलेगा तो हमारी केन बेतवा नदी के माध्यम से मिलेगा। और एक और बड़ी योजना है जिसको बोलते हैं पार्वती काली सिंध चंबल योजना, पीकेसी योजना। ये ग्वालियर संभाग ऐसा संभाग है जिसको दोनों का लाभ मिलेगा। अपने आप के लिए जोरदार अभिनंदन कर लें। मित्रों, मैं ये बात आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, आपकी आयु में और मंच पे बैठे हुए और सामने बैठे नीचे वाली लाइन के आयु में अंतर है। हम लोग वो दौर से निकल के चले जाएंगे जिनने ये जल के कष्ट के आधार पर जो अपनी उन्नति हो सकती थी, जहां तक जा सकते थे, वहां जाने में अभी हमारी परिणाम तक आने में काफी कष्ट हुए, लेकिन हम देख नहीं पाए। लेकिन आपकी पीढ़ी एक नया इतिहास लिखेगी जिसके बलबूते पर मध्य प्रदेश दुनिया के सामने आदर्श प्रदेश बनेगा। मुझे इस बात की गारंटी है। ये माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए जा रहा राशि 1 लाख करोड़। जोरदार अभिनंदन करो अपनी केन बेतवा नदी योजना के लिए। 1 लाख करोड़ के आधार पर
केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान पूरा होगा और नदी जोड़ो अभियान के आधार पर हमारे 8.5 लाख बुंदेलखंड के लोग और बुंदेलखंड से शिवपुरी तक, शिवपुरी एकमात्र जिला ऐसा रहेगा जिनको दोनों नदी जोड़ों का लाभ मिलने वाला है। इस बात का आनंद हमारे सबके बीच में होना चाहिए। पार्वती काली सिंध चंबल योजना का लाभ और केन बेतवा का लाभ, दोनों का लाभ एकमात्र जिला, लेकिन पूरा क्षेत्र ये एकदम से आनंद में आएगा। आज बोलने के लिए तो लंबी सारी बातें थी, लेकिन समय थोड़ा कम पड़ रहा है, मुझे भी जाना है। लेकिन आने वाले समय में हम सब अपने आसपास घटने वाली बड़ी बड़ी जानकारी की, और सामान्य रूप से दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे यहाँ लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति ने हम सबकी शिक्षा व्यवस्था में केवल पाठ्यक्रम में हमारे जो आने वाले क्वेश्चन पढ़ करके जो छोड़ते हैं और अगली परीक्षा की तैयारी करते हैं, इससे हमारा परिपूर्ण मनोविकास नहीं हो पाता है। अब नई शिक्षा नीति के बलबूते पर हमारे ज्ञान अर्जन की जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा को समाधान करते हुए संसार में घटने वाली सभी घटनाओं पे अपना सबका जिज्ञासु मन आगे से आगे बढ़ता जाए, सभी बातों की जानकारी आपको मिलती रहे, सब बातों को आप समझते रहे। इस जिज्ञासा को भाव को बनाए रखने के लिए हमने युवा संवाद अभियान अभी चालू किया है। मेरी अपनी ओर से आज के अवसर पर आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ऊर्जावान वचनों के लिए। आपको बता दें कि जीवाजी यूनिवर्सिटी के दूसरे सभागार में 500 से अधिक छात्राएं आपको सुन रहे थे। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री अरुण सिंह जी को जो कि कुल सचिव हैं जीवाजी विश्वविद्यालय से। आभार प्रस्तुतिकरण के लिए आग्रह है श्री अरुण सिंह जी से। आज के इस गर्मामयी कार्यक्रम में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कैबिनेट मंत्री, श्री तुलसी सिलावट जी, श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, मंचासीन अन्य सभी वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, हमारे एसीएस सर अनुपम राजन जी, कमिश्नर सर हमारे, और यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को मैं इस गर्ममय कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर बच्चे बहुत लाभान्वित हुए होंगे। यहाँ पर उनको शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई है और सामान्य प्रशासन का भी हमें बहुत सहयोग रहा। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जीवाजी विश्वविद्यालय के इस परिसर में आज 2 गरिमामय कार्यक्रम हुए हैं। पहले कार्यक्रम के पश्चात आज मुख्यमंत्री जी ने ग्वालियर को बहुत अधिक समय दिया, जीवाजी विश्वविद्यालय को बहुत अधिक समय दिया। मैं उनको भी बहुत बार बार धन्यवाद देता हूं। आप सभी को इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।